ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिसा के साथ होती है, जो कि अभी सुबह उठती है तो उसे उसकी कलीग का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि तुम लेट हो गई हो और क्या तुम भूल गई कि आज कंपनी का नया प्रेसिडेंट आने वाला है, जल्दी से यहाँ पहुँचो। तो सूजी देखती है कि हाँ मैं तो भूल गई। फिर वो जल्दी से रेडी होने लग जाती है और साथ ही में उसका पेट डॉग भी रेडी हो रहा होता है और फिर सूजी उसके साथ में ब्रेकफास्ट करती है और ऑफिस के लिए अच्छे से तैयार होकर उसे समझा देती है कि मम्मी अब ऑफिस जा रही है और तुम घर पे ही रहना और अच्छे से रहना। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है और वो जल्दी से यहाँ ऑफिस आकर अपनी कलीग के साथ मेकअप टचअप करने लगती है। वो लोग उसे बताती है कि हमारा जो नया बॉस है वो बहुत ही कोल्ड ब्लडेड टाइप का है, तो अगर उसके सामने अगर हम लेट नजर आए ना तो हम बचने वाले नहीं है। और क्योंकि ये तीनों ही सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की होती है तो ये लोग यहाँ पर प्लान बना रही होती है कि बॉस की नज़र में हमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनना है। फिर यहाँ कंपनी में कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट यानी कि हमारा मेन लीड जीएन एंट्री करता है और जैसे ही वो आता है तो सारे एम्प्लॉयज़ उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। सूजी भी उसे ग्रीट करती है, पर जैसे उसे देखती है तो वो शॉक रह जाती है और सोचती है कि ये क्या, मेरा नया बॉस मेरा एक्स बॉयफ्रेंड निकला। फिर एक एम्प्लॉय यहाँ पर जीएन को बताने लगता है कि प्रेसिडेंट ये तीनों लड़कियाँ पिछले सारे प्रेसिडेंट की सेक्रेटरीज रह चुकी है। तो जीएन सभी को हेलो बोल रहा होता है और अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही रूल है कि सब कोई मेरी मर्जी के हिसाब से चले और अपनी मर्जी के रूल्स फॉलो ना करे। और सूजी बस उसे देखते ही ऐसे अपसेट खड़ी होती है। तभी उसकी दोनों कलीग उसकी तारीफ करने लगती है कि हमारा नया बॉस तो हर एंगल से इतना हैंडसम लग रहा था और वैसे हमने सुने कि वो भी जाशिंग यूनिवर्सिटी से था। लिसा तुम भी तो उसी यूनिवर्सिटी से हो ना, तो क्या तुम पहले कभी हमारे बॉस को जानती हो? तो सूजी कहती है कि सिर्फ जानती ही नहीं हूँ बल्कि मैं उससे बहुत ज़्यादा क्लोज ही थी। असल में वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे 4 साल पहले मैंने डंप कर दी थी। ये सुनते के साथ ही ये दोनों भी शॉक रह जाते हैं और सूजी कहती है कि सच में आखिर मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल क्यों है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरा बॉस बन गया। दूसरी ओर जेन अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो स्मोक करते हुए सूजी को ही याद करने लगता है 4 साल पहले जब वो घर आता है तो उसे बस लिसा का नोट मिलता है कि वो उसके साथ ब्रेकअप कर रही है। जीएन ये पढ़कर शॉक रह जाता है और वो पूरे घर में देखता है तो उसे पता लगता है कि लिसा तो यहाँ पर है ही नहीं और जो भी सारे सामान है वो सब हाफ हाफ है। ये सब देखकर वो शॉक हो रहा होता है और वो तुरंत ही उसे मैसेज करने जाता है पर वो बिल्कुल भी उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और जीएन अब लिसा के खिलाफ ग्रजेस होल्ड करके रख रहा होता है और सोचता है कि अब वो उसकी लाइफ में वापस आ गई है तो वो उसे अब सबक सिखाएगा। फिर जीएन तुरंत ही अपने कंपनी के डायरेक्टर जैंग को कॉल करके उसे अपने लिए एक असिस्टेंट अरेंज करने को बोलता है। दूसरी ओर लिसा की दोनों कलीग उसे यहाँ ऑफिस रूम में लेकर आती है और उससे पूछने लगती है कि हमें जल्दी से बताओ कि क्या सच में जो हमारा नया बॉस है वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था, वही एक्स बॉयफ्रेंड जिसका डॉग तुमने चुरा ली थी और वही एक्स बॉयफ्रेंड जिसको तुमने बहुत ही क्रूएली 4 साल पहले डंप कर दी थी। लिसा कह रही है कि थैंक यू तुम लोगों का मुझे फिर से इस चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए। लिसा ये सोचकर अपसेट हो रही होती है तो उसकी दोनों कलीग उसे समझाती है कि अब तुम क्या करोगी, क्यों ना तुम रिज़ाइन कर दो। तो लिसा कहती है कि बिल्कुल नहीं, आखिर मैं क्यों रिज़ाइन करूँ, एक तो इतनी मुश्किलों से इंटर्न की जॉब करते करते 6000 से अब जाकर मेरी सैलरी 18,000 हुई है, ऊपर से मुझे एनुअल बोनस भी तो मिल रहा है 60,000, तो मैं ये इतनी अच्छी जॉब छोड़ के नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अब तो 4 साल हो गए तो शायद वो मुझे भूल भी चुका होगा। तो लिसा की कलीग कहती है कि ये सिर्फ शायद है क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने सुनी हूँ कि हमारे बॉस की इन 4 सालों में कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं रही है, तो पक्का वो तुम्हें भूल ही नहीं पाएंगे। लिसा कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी तो पक्का शादी भी हो गई होगी और क्या पता अब तक बच्चे भी हो गए होंगे। और फिर वो याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिसा ने असल में जीएन को चुपके से देखी थी कि वो अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ वेडिंग ड्रेस खरीदने गया होता है और दोनों मिलकर इतनी अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर जीएन की मॉम आकर लिसा से कहती है कि तुम देख रही हो ना, मेरा बेटा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो तुमसे नहीं बल्कि उससे शादी करेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही उसे छोड़कर चली जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हारी बेइज्जती होगी। फ्लैशबैक इसी के साथ ही खत्म होता है और लिसा ये सब याद करके रो रही होती है। तो फिर उसकी दोनों कलीग उससे पूछने लगती है कि तुम क्यों रो रही हो। तो लिसा कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, मेरे सामने लाइट पड़ रही है ना इसलिए। फिर वो श्योर वाला कहती है कि पक्का उसे मैं याद ही नहीं होंगी, नहीं तो वो मुझे देखता तो आज उसने मुझे देखा भी नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर वो मनी मन अपने आप को समझाती है कि आखिर मुझे रोने धोने की क्या जरूरत है, मैंने आखिर खुद ही उसको छोड़ी हूँ। फिर इतने में डायरेक्टर आता है और इन तीनों को बताने लगता है कि प्रेसिडेंट को कुछ ज़रूरी काम है तो उनको एक टेम्प्रेरी असिस्टेंट चाहिए। और फिर वो इन तीनों में से लिसा को चुन लेता है और कहता है कि अभी फ़िलहाल के लिए वही बॉस की असिस्टेंट रहेगी। फिर लिसा जब यहाँ जीएन के ऑफिस के सामने पहुँचती है तो वो पहले अपने आप को काम डाउन कर दिए, उसके बाद अंदर जाते के साथ ही वो देखती है कि
जियन जो पेन यूज़ कर रहा है वो भी 4 साल पहले वाली पेन है। फिर वो उसे कहने लगती है कि मिस्टर जियन, मैं अभी यहाँ पर न्यू हूँ तो मुझे ज़्यादा काम का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस पर जियन तो उसे बातें सुना देता है कि उसका क्या मतलब है, अगर उसे काम नहीं करना है तो फिर वो जाकर खुद ही रिज़ाइन कर दे। और वो लिसा को ये भी बताता है कि वो ट्रायल पीरियड पे अभी कंपनी में काम कर रही है ना, तो उसकी सैलरी 18,000 नहीं बल्कि 12,000 रहेगी। ये सुनते के साथ ही लिसा को और गुस्सा आ जाती है और वो कह देती है कि ठीक है, मैं खुद अब रिज़ाइन करूँगी, मुझे यहाँ काम ही नहीं करना है। और वो अपना ID कार्ड यहीं पर ही फेंक कर बाहर चली जाती है। और फिर जब वो अकेले में यहाँ खड़ी होकर रो रही होती है तभी उसकी दोनों कलीग पहुँच जाती है और उससे उसका हाल पूछने लगती है। तो लिसा बहाना करती है कि वो कोई अपसेट नहीं है और उससे आज जल्दी घर जाना है क्योंकि उसका पेट डॉग बीमार है, ऐसा वो बोल देती है। तो फिर वो लोग उसे कहते हैं कि ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं। तो लिसा तो सोचती है कि अब तो उस कंपनी में उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। फिर वो यहाँ पार्किंग लॉट में आ जाती है और अपनी कार में बैठती है और अपने गुस्से को बस कंट्रोल कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जियन तो अपनी कार में बैठकर उसे ही देख रहा होता है और इसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, ये तो वर्किंग टाइम है ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है। जियन तुरंत ही अपने ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि तुम उसकी कार को क्रैश करो। फिर लिसा की कार जैसी जियन की कार से हिट होती है तो वो गुस्से में कार से बाहर निकलती है और चिल्लाने लगती है कि खुद इतनी महंगी कार लेकर घूम रहे हो और गाड़ी चलाने नहीं आती है, तुमने मेरी गाड़ी को हिट कर दी है। तो फिर जियन गाड़ी से बाहर निकलता है और लिसा शॉक रह जाती है कि ये तो उसकी कार थी। फिर वो चुप हो जाती है और जियन कहने लगता है कि मेरी कार से तुम्हारी कार हिट हो गई ना, तो मैं कंपेंसेशन दे दूंगा। तो लिसा मना करने लगती है कि नहीं बॉस, इसकी ज़रूरत नहीं है, रहने दो। तो फिर यहाँ ड्राइवर खुश हो जाता है कि अब तो कंपेंसेशन देना नहीं पड़ेगा। तभी जियन जाता है कार में बैठकर तेजी में फिर लिसा की कार को फिर से हिट कर देता है और इस बार तो खूब सारा ही डैमेज हो जाता है। लिसा अपनी कार की हालत देखकर बहुत ही गुस्से में हो जाती है और उसे चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो। तो ये देख के ड्राइवर भी शॉक होता है कि आखिर ये लड़की कौन है जो बॉस को इस तरीके से चिल्ला रही है। जियन कहता है कि अब तो तुम्हारी कार सच में डैमेज हो गई है ना, तो कल न्यू कार की चाबी लेने मेरे ऑफिस में आ जाना। ये बोलकर वो चला जाता है और लिसा को गुस्सा आती है कि बड़ा आया, अपने पैसे की पावर दिखा रहा है मुझे। फिर नेक्स्ट लिसा कंपनी में आने के बाद अपने सारे सामान को पैक कर रही होती है और बहुत ही अपसेट होती है कि अब वो रिज़ाइन करके यहाँ से जा रही है। पर तभी इतने में इसकी दोनों कलीग आकर इसे गुड न्यूज़ सुनाने लगती है और इसे कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हम सभी की सैलरी बढ़ाई जा रही है, वो भी पूरे 60%। लिसा सुनकर शॉक होती है। तो फिर उसके कलीग्स बताने लगती है कि आज ही प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट करे कि हम सभी सेक्रेटरी को 60% ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो फिर लिसा तुरंत ही फिर कैलकुलेशन करने लग जाती है और बहुत ही खुश होती है कि इतने सारे पैसे। तभी उसकी कलीग पूछती है कि वैसे तुम क्या कर रही थी, ये सारे सामान आखिर क्या तुम रिज़ाइन करने के लिए पैक कर रही हो। तो फिर लिसा तुरंत ही बहाने बना लेती है कि नहीं, एक्चुअली कुछ स्टफ मुझे बिल्कुल भी काम के नहीं लग रहे थे, तो मैं बस इन्हें निकाल रही थी। फिर इतने में एक एम्प्लॉय बताने लगता है कि लिसा को प्रेसिडेंट ने ऑफिस में बुलाया। तो फिर लिसा जल्दी से यहाँ जियन के ऑफिस में आती है और उससे कहती है कि प्रेसिडेंट, मुझे बताओ आपको मुझसे क्या काम है। तो फिर वो उसे उसकी न्यू कार की चाबी दे रहा होता है। लिसा सोचती है कि जैसे इसकी मॉम है वैसे ये भी है, पैसे शो ऑफ करने वाला। फिर वो मना करने लगती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, कार जो डैमेज हुई थी उसके पैसे कंपनी खुद पे कर रही है, तो मुझे नहीं चाहिए। तो जियन कहता है कि तुम्हारी कार को मैंने हिट किया था, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कंपेंसेशन देना, इसलिए मैं तुम्हें एक न्यू कार दिला रहा हूँ, तो इसे तुम्हें लेना पड़ेगा। और वह साथ ही उसे एक ड्रेस का बैग भी देता है और कहता है कि ये ड्रेस चेंज कर लो, तुम्हें फिर मेरे साथ क्लाइंट से मिलने चलना है। लिसा कहने लगती है कि मेरी जो ड्रेस है वो बिल्कुल ठीक तो है, मैं इसमें भी क्लाइंट से मिल सकती हूँ। तो जियन उसे समझाता है कि बॉस तुम हो या मैं हूँ, तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। लिसा मान जाती है और ड्रेस चेंज करने जाने लगती है। तो जियन कहता है कि रुको, यहीं पे करो। लिसा कहती है कि क्या हम दोनों इतने क्लोज हैं। तो जियन उसके पास आता है और कहता है कि तुम ही बताओ कि क्या हम क्लोज नहीं है। और तभी इतने में जियन लिसा के हाथ में एक ब्रेसलेट देख लेता है। तो वो पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। तो लिसा कहती है कि मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मैन ने दिया है। तो फिर जियन पूछने लगता है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो। तो लिसा कह देती है कि हाँ, मैं सबसे ज़्यादा प्यार उसी से ही करती हूँ। इस बात को सुनते के साथ ही जियन तो जेलस हो जाता है और लिसा को तुरंत ही जाने के लिए बोल देता है। तो वो भी यहाँ से फिर चली जाती है और जियन बस सोच रहा होता है कि 4 सालों से मैं तुम्हें भूल नहीं पाया और मैंने इतना सफ़र किया और तुम मज़े की लाइफ जी रही थी, आखिर तुमने कैसे मूव ऑन कर ली। और लिसा यहाँ से बाहर आने के बाद फिर उस ब्रेसलेट को देखते हुए याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिसा के डैड हॉस्पिटल में बहुत ही बीमार होते हैं। तभी यहाँ पर जियन की मॉम लिसा से मिलने पहुँचती है और वो उसे उसके डैड के मेडिकल फीस के नाम पर 1 मिलियन का चेक दे रही होती है और कहती है कि ये पैसे ले लो और मेरे बेटे को छोड़कर चली जाओ। तो लिसा
उन्हें साफ साफ रिजेक्ट करते हुए इस चेक को उनके सामने फाड़ देती है और कहती है कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर उसकी मॉम सीधा इसे थप्पड़ लगाती है और उसे अनग्रेटफुल बोलकर चली जाती है। इसके बाद लिसा के डैड और भी बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनकी सर्जरी नहीं हो पाती, और वो उसके बर्थडे पर उसे वही ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर वो थोड़ा उससे बातें करते हैं और मर जाते हैं। तो लिसा तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और ये ब्रेसलेट अब लिसा के डैड की निशानी है। फिर यहाँ दूसरी तरफ जीएन भी अच्छे से तैयार हो रहा होता है और वो जो रेड टाई पहनता है तो उसे देखते के साथ ही वो याद करने लगता है लिसा और वो दोनों कितने हैप्पी लविंग कपल थे, और दोनों ने डिसाइड करे थे कि वो लोग ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। और लिसा ने तो उसे बोली थी कि वो हर दिन उसे ये रेड टाई पहनाएगी। जीएन अपने आप को समझाने लगता है कि अब उसके पास कोई दूसरा मैन भी आ गया है और मैं अभी तक उसके ख्यालों में खोया हूँ, मुझे अब इस सपने से बाहर आ जाना चाहिए। फिर वो जैसे ही बाहर आता है और वो लिसा को देखकर उसे कहने लगता है कि अगर तुम इसलिए रो रही हो कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ब्रेसलेट को हाथ लगाया था, तो मैं कह दूं कि अगर तुम इतना सब भी नहीं झेल सकती तो यहाँ से रिज़ाइन कर लो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स की केयर करूँ। तो लिसा कह देती है कि मेरी पर्सनल चीज़ों की वजह से मेरे काम में इफेक्ट नहीं आएगा, और फिर वो तुरंत ही उसके लिए कार का डोर खोलती है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं क्लाइंट के साथ डिनर करने के लिए, और तभी वेट्रेस गलती से जीएन के कपड़े के ऊपर वाइन गिरा देती है। तो वो वॉशरूम चला जाता है साफ़ करने के लिए, और फिर लिसा को अकेला देखकर जल्दी से वो क्लाइंट उसके पास आके बैठ जाता है और उससे फ्लर्टिंग करने लगता है। तो लिसा गुस्से में चिल्लाती है कि रिस्पेक्ट में बात करो। तो फिर वो क्लाइंट कहता है कि आखिर इतना क्या इतरा रही हो, तुम वैसे भी अपने बॉस के साथ ये सब तो करती होंगी ना, तुम सारी सेक्रेटरी का काम क्या रहता है। तो लिसा गुस्से में फिर पानी उठाकर उसके मुंह पे फेंक देती है। तो ये बंदा भी गुस्से में लिसा के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है और लिसा भी वाइन की बोतल उठाती है उसे मारने के लिए, पर तभी टाइम पर जीएन यहाँ पर आकर उस बंदे का हाथ रोककर उसे ढकेल लेता है। तो फिर वो क्लाइंट कहता है कि मिस्टर जीएन, आप बस अपनी मामूली सी सेक्रेटरी के लिए मेरे साथ बिजनेस डील खराब करना चाहते हैं। तो जीएन फिर लिसा को हक करते हुए उसे बताता है कि ये कोई मामूली सी सेक्रेटरी नहीं है बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और अब मैं क्या तुम्हारे साथ कोई बिजनेस डील नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे साथ अभी सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। और फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाकर इसे यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है। और फिर जीएन यहाँ लिसा से कहता है कि क्यों ना तुम पहले वो वाइन की बॉटल रख दो। तो वो रख देती है और जीएन कहने लगता है कि तुम मुझे मिसअंडरस्टूड मत करना, मैंने वो बस अभी इसलिए बोला ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी फीमेल एम्प्लॉय होती तो मैं उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करता। तो लिसा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं समझूंगी, आफ्टर ऑल हमारा बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है। और फिर तभी इतने में जीएन से मिलने के लिए यहाँ पर उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट शाव आई होती है। उसे देखने के साथ ही लिसा याद करती है कि उसने इसे जीएन के साथ वेडिंग ड्रेस शॉपिंग करते हुए देखी थी। तो ये सोचती है कि अच्छा तो यही उसकी फियांसी है। फिर वो कहती है कि बॉस अब आप अपना काम करो, मैं जाती हूँ, और वो तुरंत ही चली जाती है। जीएन जाने को करता है तो शाओ जल्दी से उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि अब इस बात को 4 साल हो चुके, क्या तुम अभी तक मुझे और मॉम को माफ़ नहीं कर पाए हो। तो जीएन चिल्लाता है कि तुम आखिर हो कौन और बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने क्यों आ जाती हो। शाओ मान जाती है कि ठीक है मैं कोई लायक ही नहीं हूँ ना, तो क्या वो लिसा कोई लायक ही है, आखिर उसके कंपैरिजन में तो मैं कई गुना उससे ज़्यादा अच्छी हूँ। तो जीएन तो उसे चिल्ला देता है कि तुम मेरे और उसके बीच में मत आओ समझी, और वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लिसा को जो कि कुछ सोचते हुए यहाँ बीच रास्ते में जब जा रही होती है तो एक कार उसे हिट करने वाली होती है, पर तभी जल्दी से टाइम पे जीएन आ जाता है और उसे साइड में करता है और उसे चिल्लाता है कि तुम क्या देख कर चल रही थी। और वो तुरंत ही कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो लिसा मना करती है कि मैंने ऑलरेडी टैक्सी बुक कर चुकी हूँ। तो जीएन कहता है कि अच्छा। तो फिर वो लिसा को उठा लेता है और पूछता है कि बताओ अब तुम चलोगी कि नहीं, अब जल्दी से अपना एड्रेस बताओ। लिसा तो शॉक रह जाती है कि अगर मैंने इसे अपना एड्रेस बता दी तो फिर ये जान जाएगा कि मैंने इसका डॉग चुराई हूँ। वो सोचती है कि नहीं, मुझे जल्दी से एक फेक एड्रेस सोचना होगा। फिर लिसा जल्दी से कुछ भी फेक एड्रेस उसे बता देती है और जीएन उसे वहीं तक छोड़ देता है। लिसा कहती है कि ठीक है अब जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है, तो बॉस अब मैं अपने घर खुद ही चली जाऊंगी। फिर जीएन जब यहाँ कार से चला जाता है तो लिसा जल्दी से यहाँ पर रेंट वाली साइकिल ले लेती है अपने घर जाने के लिए। और वो जब यहाँ से जा रही होती है तो जीएन तो अपनी कार में बैठकर उसे देख रहा होता है और वो सोचता है कि उसने मुझे अपना फेक एड्रेस बताई, इतनी छोटी है वो, 4 सालों में सच में वो कितनी बदल गई है। फिर लिसा जब अपने घर पहुंचती है तो वो अपने पैट डॉग लकी को देखकर खुश हो रही होती है और उसके साथ खेलने लगती है। तभी लकी जल्दी से बाहर आ जाता है। तो लिसा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं, देखो बाहर। और वो उसे अंदर लेकर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि जीएन यहीं पर ही छुपा होता है और वो कहने लगता है कि अब मुझे पता चला कि लकी मुझे इतने सालों से मिल क्यों नहीं रहा था, क्योंकि इसने चुरा कर इसे अपने पास रखी हुई थी। सच में कितनी बड़ी चोर है वो, लेकिन वो कितनी बुरी है, उसने एक डॉग तक को चुरा ली और मुझे छोड़ दी।
फिर हम रात में लूसी को देखते हैं जो कि अपने पेट डॉग का ख्याल रख रही होती है और वो याद कर रही होती है कि कैसे वो और जियन साथ में कितना हैप्पी डेटिंग कर रहे थे और उन लोगों ने साथ में इस डॉग को खरीदे थे पालने के लिए। ये सब याद करके वो अपने डॉग से कह रही होती है कि हम दोनों साथ में अकेले रह लेंगे, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे लीसा से मिलने के लिए उसका ब्रदर आया होता है। लीसा उसे देखकर खुश होती है और फिर दोनों साथ में जब जा रहे होते हैं तभी जियन कार से बाहर आया होता है और वो लीसा को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होने लगता है कि वो मेरे डॉग को लेकर किसी और मैन के साथ घूम रही है, फिर तो मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि लीसा जब अपने ब्रदर के साथ अपने घर पे आ जाती है तभी इतने में पुलिस ऑफिसर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करवाई है कि आपने डॉग चुराया है। तो ये सुनते के साथ ही लीसा तो शॉक होती है और फिर वो अपने ब्रदर के साथ यहाँ पुलिस स्टेशन आ जाती है और ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने कंप्लेंट किया है। तभी यहाँ पर जीएन पहुँच जाता है और वो अपने डॉग को उठाकर जीएन के ब्रदर को बताने लगता है कि मैंने पुलिस को कॉल किया था। तो फिर ब्रदर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो लीसा स्लो से उसे बताने लगती है कि ये मेरा एक्स है। तो वो कहता है कि तुम तो बोल रही थी कि वो तो मर गया है। लीसा कहती है कि लेकिन अभी चुप बैठो। फिर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आप लोग अभी बैठ जाओ, मुझे आप लोग से कुछ क्वेश्चन करना है। तो फिर जीएन भी बैठ जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे पूछता है कि उसके पास क्या एविडेंस है ये प्रूफ करने के लिए कि ये डॉग उसका है। तो वो तुरंत ही अपने सारे गार्ड से अपने डॉग के सारे सामान मंगाता है जो कि सब हाफ हाफ होते, जो कि लीसा ने आधे आधे लेके चली गई थी। फिर यहाँ पे पुलिस ऑफिसर लीसा से भी पूछते हैं कि उसके पास क्या एविडेंस है। तो लीसा को फिर बताना पड़ता है कि वो दोनों असल में पहले कपल थे और डेट कर रहे थे, तो इस वजह से दोनों ने साथ में डॉग खरीदे थे। तो फिर ऑफिसर कह देते हैं कि फिर तो यहाँ पर क्लियर है ना कि जीएन ने वो डॉग खरीदा था, तो ये डॉग उसी के पास रहेगा। तो लीसा डॉग जीएन को देने के लिए मान जाती है और वो यहाँ से अपना चली जाती है। तभी उसके ब्रदर को तो जीएन और उसके सारे गार्ड से डर लग रही होती है, तो वो तो पुलिस ऑफिसर से सिक्योरिटी मांगने लगता है। इसके बाद लीसा जब यहाँ अपनी बिल्डिंग के पास पहुँचती है तो जीएन भी आ जाता है। तो वो चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें डॉग दे दी ना, अब तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि तुमने अभी भी मेरी चीज़ें लौटाई नहीं हो। तो लीसा कहती है कि मैंने सिर्फ डॉग लेकर गई थी और उसके अलावा मैंने कोई और तुम्हारी चीज़ नहीं लेकर गई हूँ। तो जीएन याद दिलाता है कि याद करो हम दोनों ने साथ में मिलकर एक पेंडेंट बनाए थे, तो उसमें मेरा भी हिस्सा है। लीसा कहती है कि अच्छा वो ठीक है, फिर मैं बाद में कुरियर करवा दूंगी, तुम अभी जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ, अभी भी दे सकती हूँ। पर लीसा नहीं मानती और वो अपना एलिवेटर में चली जाके बटन दबाती है। तो जीएन को गुस्सा आती है कि वो कितनी ज़िद्दी हो गई है, वो सच में मुझसे सारी चीज़ें ठीक करना चाहती है पर वो ये सब क्यों कर रही है। फिर वो तुरंत ही लिफ्ट को रोकता है और लीसा का हाथ पकड़ के उसे जल्दी से बाहर निकालता है और उसे फोर्सली किस करने लगता है। तो लीसा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे तुरंत ही दूर करते हुए एक स्लैप मार देती है और वो उसे कह देती है कि तुम निकलो यहाँ से। जीएन उसके पास आने को करता है तो फिर लीसा उसे डराती है कि तुम नहीं निकलोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो फिर जीएन अपने डॉग के साथ चला जाता है और लीसा सोचती है कि ये तो 4 साल बाद और भी ज़्यादा परवर्ट हो गया है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जीएन अपने ऑफिस में बैठकर कल अपनी और लीसा की किस याद करके बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और उसके ऑफिस के बाहर सारे एम्प्लॉयज़ लाइन लगा के खड़े होते हैं और झाँक झाँक के देख रहे होते हैं कि वो तो स्माइल अपनी बंद ही नहीं कर रहा है। तभी लीसा पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो फिर उसकी एक कलीग बताने लगती है कि बॉस सुबह से पता नहीं क्यों ऐसे स्माइल किए जा रहे हैं। तो लीसा ये देखकर कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि ये पूरा पागल हो चुका है। और फिर जैसे ही लीसा यहाँ जीएन के ऑफिस में आती है तो वो तुरंत ही फाइल देखने का नाटक करने लगता है। लीसा उसे एक फाइल पकड़ाती है और साथ ही साथ उसके डॉग का बेल्ट भी। वो कहती है कि अब मैं चलती हूँ। तो फिर जीएन कहने लगता है कि आखिर तुमने इतने सालों से उस डॉग को रखी थी, तो ऐसे कैसे तुम मुझे दे रही हो, तुम्हें क्या वो वापस नहीं चाहिए। तो लीसा कहती है कि सिर्फ एक डॉग ही तो है ना, मैं दूसरा खरीद लूंगी। ऐसा बोल के वो चली जाती है और जीएन तो अपसेट हो जाता है कि उसको तो कोई पड़ी ही नहीं है। पर फिर हम देखते हैं कि लीसा तो घर जाने के बाद लकी के लिए इतना ज़्यादा रो रही होती है कि वो खूब सारे टिश्यू भी गंदे कर चुकी होती है, अपना हाल भी ख़राब कर चुकी होती है और अपने पेट डॉग को इतना याद कर रही होती है कि उसके सारे स्नैक्स भी दिखने लगती है कि वो बेचारा खाए भी नहीं चला गया। फिर इतने में लीसा को जीएन की कॉल आने लगती है तो ये उसका नाम लेकर और गुस्सा हो रही होती है और फिर अपना रोने धोना बंद करके वो तुरंत ही उससे कॉल पर अच्छे से बात करती है और पूछती है कि बॉस क्या आपको कुछ काम है। तो फिर वो बताता है कि मेरी 1 हफ्ते की पूरी सारी शेड्यूल को कैंसिल कर दो क्योंकि मैं 1 हफ्ते की बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो लीसा कहते हैं कि ठीक है, और कोई काम। तो फिर वो पूछता है कि तुम्हारी हर दिन जब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है तो तुम 1 घंटे के लिए मेरे डॉग लकी को वॉक कराने जाओगी। तो लीसा फिर गुस्से में चिल्लाती है कि तुम्हें आखिर क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे डॉग को वॉक कराने जाऊंगी, मैं बहुत ही बिजी हूँ समझे। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं किसी और को एक काम दे दूंगा। तो लीसा तुरंत ही इस काम को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि अपना एड्रेस सेंड कर देना। तो यहाँ पर जीएन तो खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे
लिसा जब डॉग से मिलने पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश होने लगती है। तभी इतने में शाओ आ जाती है, उससे बात करने लगती है। तो लिसा कहती है कि मैं तुम्हें ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें जीएन के बारे में भी कुछ नहीं जानना है। तो लिसा कहती है कि अब मेरा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो शाओ कहती है कि अच्छा, कुछ लेना देना नहीं है और तभी भी तुम यहाँ पर जीएन के डॉग को वॉक कराने आई हो। ऐसा बोलकर वो हंसती होती है और उसे याद दिलाती है कि क्या मेरी मदर इन लॉ ने तुम्हें वार्न नहीं करी थी कि तुम जीएन से दूर रहो, तो आखिर उसकी लाइफ से दूर क्यों नहीं हो जाती हो। तो फिर लिसा क्लियर करने लगती है कि मैं बस यहाँ पर अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने आई थी और मेरा जीएन के साथ कुछ अलग रिलेशन नहीं है, हम लोग बस बॉस और एम्प्लॉई है। और फिर लिसा ऐसे चली जाती है और शाओ को इस डॉग के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है कि इसे तो अब मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो इस डॉग को लेकर जाती है पानी में फेंकने के लिए, पर तभी वहाँ पर लिसा पहुंच जाती है और चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रही हो। पर शाओ फिर भी उस डॉग को पानी में फेंक देती है। तो लिसा जल्दी से पानी में कूद जाती है उस डॉग को बचाने जाने के लिए और ये देखकर शाओ को भी खुशी मिलती है कि अच्छा है, तुम भी उसके साथ मरो। पर तभी जल्दी से यहाँ पर जीएन भी पानी में कूद जाता है लिसा को बचाने के लिए और ये देखकर शाओ भी शॉक हो जाती है कि ये कब यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद जीएन लिसा को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और डॉक्टर फिर यहाँ पर लिसा का अच्छे से चेकअप करने के बाद जब रिपोर्ट दिखाता है तो वो जीएन को बताने लगता है कि 4 साल से उसे डिप्रेशन भी रहा है और उसकी मेंटल स्टेट इन 4 सालों में बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो ये सुनने के बाद जीएन को शौक लगता है और वो सोचता है कि मुझे तो लगा था कि वो 4 सालों में बहुत ही हैप्पी रही होगी, तो आखिर उसकी ये कंडीशन कैसी हो गई। फिर वो यहाँ लिसा को देखकर उसकी फिक्र कर रहा होता है और तभी इतने में जीएन को उसके भाई की कॉल आ जाती है। तो वो बाहर आ जाता है बात करने के लिए। उसका भाई उसे कॉल पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को उस लड़की ने पानी में ढकेल दी और तुम बस देखते रह गए, क्या ये कोई इंसान के काम करने वाली हरकत है। तो जीएन कहता है कि उसने खुद मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को पानी में ढकेल लिए, तो मैं ये सब बस क्या खड़े होते हुए देखने वाला हूँ। तो ये सुनकर उसका भाई शॉक होता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ और बच्चे कहाँ से आ गए। तो जीएन कहता है कि तुम्हें वैसे भी उसे क्या करना है, और हाँ मैं कह देता हूँ कि मैं उस शाओ को कोई अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानने वाला हूँ और उसे जो मेरे वाइफ और बच्चे के साथ करी है ना, उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। ऐसा बोलकर जीएन कॉल कट करता है और फिर वो जैसे यहाँ वार्ड में आता है तो लिसा यहाँ से भाग कर जा चुकी होती है। तो वो डॉग से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, और हम देखते हैं कि लिसा तो अपने घर भी पहुंच चुकी होती है। तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है और लिसा जैसे दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि सामने जीएन खड़ा है। पर लिसा जल्दी से दरवाजा बंद करने को करती है पर वो अंदर आ जाता है और उसे मेडिसिन देते हुए कहता है कि हम बात कर दें। तो लिसा मेडिसिन नीचे गिरा देती है और चिल्लाती है कि हमारे बीच में कुछ बात करने वाला है ही नहीं, और जरूर तुम यहाँ पर अपनी फियांसी का मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए आए होंगे ना। गलती उसकी थी, उसने डॉग को फेंकी थी पानी में और मैंने तो अभी उसका हिसाब भी बराबर नहीं करी हूँ। तो जीएन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो लिसा चिल्लाती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो जीएन कहने लगता है कि आखिर तुम मुझ पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो, और फिर वो उसे उठा लेता है, उसे तुरंत ही सोफा पे लेके जाता है। तो लिसा चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो, जरूर तुम अपनी फियांसी का बदला लेने आए होंगे। पर तभी जीएन तो जल्दी से उसे किस कर लेता है। लिसा उसे दूर करने की कोशिश करी होती है पर जीएन हट ही नहीं रहा होता है। तभी इतने में लिसा का फोन का रिंगटोन बजने लगता है। तो लिसा कहती है कि हटो यहाँ से, मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया है। तो जीएन कहता है कि अब तो मैं और नहीं हटूंगा, उसे सुनने दो हम दोनों की किस की आवाज़। तो लिसा जल्दी से इसे नीचे गिरा देती है और फिर वो कॉल उठाती है। असल में लिसा के कजिन ब्रदर का कॉल आया होता है और लिसा जानबूझ के यहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है कि देखो मुझे कितना फीवर है, जल्दी से मेरे लिए मेडिसिन लेकर आओ। तो वो कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ठीक है मैं यहाँ नीचे पहुँच रहा हूँ, तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हें कुछ देने के लिए भेजी है तो आकर ले लो। तो लिसा यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। जीएन तो यहाँ पर दर्द का नाटक करे जा रहा होता है पर लिसा उसे रूडली कह देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ नीचे आ गया है मुझसे मिलने के लिए, तो तुम अब जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें देखे और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो फिर जीएन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर जैसे जीएन यहाँ बिल्डिंग के नीचे पहुँचता है तो उसे सामने लिसा का कजिन ब्रदर मिल जाता है, पर उसे तो वो बॉयफ्रेंड समझ रहा होता है इसलिए बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है और वो भी यहाँ पर जीएन से डर रहा होता है। तभी जीएन कहता है कि आखिर तुम कैसे किसी के बॉयफ्रेंड बन गए जो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र ही नहीं है कि उसे फीवर है क्या नहीं। तो फिर हान भी कह देता है कि तुम्हें उससे क्या, तुम हमारे बीच में मत आओ। तो जीएन उसे डराने के लिए उससे मारने का नाटक कर रहा होता है पर तभी इतने में लिसा यहाँ पहुँच जाती है और वो जल्दी से अपने कजिन ब्रदर के पास पहुँचकर उसे पिंच करके एक्टिंग करने के लिए बोलती है और उसे साथ में ऊपर लेके जाती है। जीएन तभी बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और फिर वो तभी देखता है कि यहाँ पर एक घर का एडवर्टाइजमेंट है, तो वो तुरंत ही उसे खरीदने के लिए कॉल कर देता है। और यहाँ पर लिसा का कजिन ब्रदर उसे कहने लगता है कि तुम तो कितनी बीमार लग रही हो, रुको मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करके बता देता हूँ। पर लिसा मना करती है। तो फिर ये कहता है कि कम से कम हॉस्पिटल से चलो, तो भी ये नहीं मान रही होती और कहती है कि तुम जाओ अपने रूम में, मैं यहाँ अपना रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी और फिक्र मत करो। और वो मन में सोचती है कि वैसे भी मैं अकेली हूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो अपने डैड को याद करने लग जाती है
और ये भी याद करती है कि कैसे उसके डैड के मरने के बाद फिर उसने जीएन को कैसे उस लड़की के साथ देख ली थी और उसकी मॉम ने उन दोनों को अलग होने बोली थी। तो फिर लिसा के पास ऑप्शन नहीं था और उसने जीएन के साथ ब्रेकअप करने की लेटर लिख दी थी। फिर यही सब याद करके अब यहाँ जिया को थोड़ा सफोकेशन होने लगता है क्योंकि उसे ऑलरेडी डिप्रेशन की बीमारी है। दूसरी ओर जीएन जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मॉम पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। तो उसकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम फिर से उस लड़की लिसा से मिलने गए थे, तुम्हें पता उसकी वजह से शाओ की जान खतरे में थी और उसने शाओ को पानी में फेंक दी। तो जियन कहता है कि मैंने उस लड़की के साथ पहले से ही अपनी एंगेजमेंट तोड़ चुका हूँ, तो मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है और ऊपर से आप बार बार लिसा को मत इन सब में लाओ और आप जाओ यहाँ से, मेरा घर है, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर आपको बाहर करवाऊंगा। तो फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि ठीक है फिर अब तुम हमारी शो फैमिली में वापस आने का सोचना भी मत, और वो चली जाती है। और फिर जियन तो यहाँ सिगरेट स्मोक करते हुए बस यही सोच रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी फैमिली से रिश्ता तोड़ लिया, तो मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ और ऐसे कैसे तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकती हो। फिर नेक्स्ट डे लिसा तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तभी जियन भी यहाँ पर उसके लिए फ्लावर लेकर पहुँच जाता है और अपना मुँह छिपाते हुए जैसे उसके पास बैठता है तो लिसा उसे देखते के साथ ही कहती है कि तुम फिर यहाँ पर आ गए। जियन उसके नेक पे निशान देख लेता है और उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो 4 साल से डिप्रेशन के स्टेट में थी। तो फिर वो पूछने लगता है कि ये आखिर कैसे हुआ, तो लिसा जल्दी से छुपा लेती है और जियन से कहने लगती है कि देखो अब मेरे पास बॉयफ्रेंड है इसलिए तुम थोड़ा हद में रहो। तो जियन कहने लगता है कि क्या उसने तुम्हें कभी किस किया है। लिसा इसका जवाब नहीं दे रही होती है तो जियन फिर लिसा के और पास आ रहा होता है और कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना तो तुम्हें पता है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं बहुत ही पागल हूँ। तो लिसा याद भी कर रही होती है कि जब वो दोनों डेट कर रहे थे और तभी लिसा को किसी लड़के ने लव लेटर दे दिया था, इस बात पर भी जियन काफ़ी ज़्यादा ही क्रेजी हो गया था, लिसा को किस करने लगा था। तो फिर यही सब याद करके वो सोचती है कि ये तो बहुत ही बड़ा पागल है। फिर वो इससे बताती है कि नहीं किया। तो जियन इस बात पर खुश हो जाता है और फिर जियन के पकड़ने की वजह से लिसा पीछे गिरने लगती है तो चिल्लाती है कि तुमने क्या करे। जब जियन उसके पास आता है उसे उठाने के लिए तो फिर वो उसे किक कर देती है और फिर वो खुद खड़े हो जाती है और उसे कहती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। तो जियन कहता है कि ठीक है फिर हम दोनों वापस साथ हो जाते हैं। तो लिसा उसका हाथ छुड़ाती है और चिल्लाती है कि अब मैं रिजाइन कर दूंगी, मुझे तुम जैसे बंदे के साथ इन्वॉल्व नहीं रहना है जिससे मैं प्यार नहीं करती हूँ। तो जियन कहता है कि ऐसे कैसे तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, तुमने मुझे खुद से प्यार करवाई इस हद तक कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ और फिर तुमने मुझे डंप कर दी, आखिर इसका क्या मतलब है। लिसा कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम की बात सुननी चाहिए और अपने बराबर की इक्वल स्टेटस वाली लड़की से शादी करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे स्टेटस के बराबर नहीं हूँ। तो जियन तो कह देता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर लिसा तो यार रोने लगती है। फिर नेक्स्ट डे लिसा यहाँ जियन के ऑफिस में आती है और उसे उसका जैकेट दे रही होती है। तो कहने लगता है कि अगर तुम रिजाइनेशन के लिए बात करने आई हो तो सीधा HR डिपार्टमेंट में जाना और वहाँ पर जाकर रिजाइनेशन फॉर्म सबमिट करना जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है और यहाँ से निकलने से पहले अपना सारा काम कंप्लीट कर देना, उसके बाद ही जाना। और हाँ अभी मुझे मीटिंग में जाना है इसलिए तुम जाओ यहाँ से। तो लिसा चली जाती है और उसके जाती फिर जियन तुरंत ही कॉल लगाता है और कह देता है कि HR डिपार्टमेंट में अगर लिसा वहाँ अपना रिजाइनेशन लेटर सबमिट करने आएगी तो उसे ले लेना, लेकिन कह देना कि वो नोटिस का वेट करे और फिर बाकी चीज़ें इग्नोर करना, वो सब मैं हैंडल करूँगा। और जियन तो यहाँ सोच रहा होता है कि लिसा तुम्हें मेरे साथ खेलना है ना, तो मैं तुम्हारे साथ एंड तक खेलूंगा। फिर उसके बाद जब ये लोग मीटिंग के लिए आते हैं तो लिसा की फ्रेंड उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है पर जियन जानबूझ के नाटक करते हुए उसकी कॉफ़ी उठा के पी लेता है तो सारे एम्प्लॉयज़ देखने लग जाते हैं। और फिर लिसा भी यहाँ स्लो से जियन से कहती है कि मिस्टर जियन वो मेरी कॉफ़ी थी। तो वो कहता है कि सॉरी मैंने गलती से पी लिया, ये लो तुम मेरी पी लो। तो फिर वो कहती भी है कि वो मैंने पी चुकी थी। पर जियन तो मज़े में पी रहा होता है और लिसा सोचती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर जियन मीटिंग क्लोज करता है और सभी एम्प्लॉय से कहने लगता है कि आज जो भी ओवर टाइम वर्क करेगा उसे 3 टाइम्स ज़्यादा सैलरी मिलेगी। फिर यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ जाने लगते हैं और लिसा भी उठ रही होती है पर जल्दी से जियन उसके पैर पे पैर रख देता है तो उसे रुकना पड़ जाता है। फिर उसकी फ्रेंड भी उसे कहती है कि हम लोग चलते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ जियन से डरे होते और फिर सभी बाहर चले जाते। तो लिसा जियन को चिल्ला रही होती है कि तुमने मेरे पैर के ऊपर पैर रख दियो। जियन कहता है कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है। फिर वो उसकी आंखों में फूंक रहा होता है और इतने में डायरेक्टर यहाँ मीटिंग रूम में इन लोग को ऐसे देखकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि आप लोग अपना कंटिन्यू रखो और वो बाहर चले जाते हैं। फिर लिसा जियन से गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर कर क्या रहे थे। तो वो कहता है कि मैं बस तुम्हारी लेंस को ठीक करने में हेल्प करना चाह रहा था। तो वो कहती है कि रहने दो क्योंकि तुम्हारे हाथ वैसे भी मेरी आई बॉल से ज़्यादा बड़े। अभी इतने में जियन जल्दी से लिसा को ऊपर बैठा देता है और उसके पास आ रहा होता है। तो वो चिल्लाती है कि तुम्हें मैं कितनी
बार बताऊँ, मेरे पास बॉयफ्रेंड है। और फिर वो उसे दूर करते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर लिसा यहाँ अपना मुंह धो रही होती है और वो सोच रही होती है कि मुझे होश में आ जाना चाहिए। उसकी फैमिली कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले और ना ही मैं ऐसी मदर इन लॉ को एक्सेप्ट करूंगी जिसने मेरे डैड को मारी है। फिर जैसे ही लिसा कंपनी के बाहर पहुंचती है तो जियन उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है और वो उसे फ्लावर गिफ्ट करने लगता है, पर लिसा नहीं ले रही होती है। तभी पीछे से एम्प्लॉयज देख रहे होते हैं और जियन ये फ्लावर यहाँ फेंक देता है। फिर वो उसे मनाने लगता है कि आखिर तुम गुस्सा होना कब छोड़ोगी। तो लिसा कहती है कि तुम्हारे पास तो फियांसी है ना, तुम्हें उसके साथ जाके टाइम स्पेंड करना चाहिए, अब मेरे पास क्या कर रहे हो। तो जियन पूछता है कि आखिर मेरी एंगेजमेंट कब हुई। तो लिसा कहती है कि वो तुम्हारी मॉम से जाके पूछो। तो फिर ये कहता है कि आखिर 4 साल पहले तुमने मुझे किस तरीके से डंप करी थी, मैंने अभी उसका हिसाब बराबर नहीं किया। और फिर जियन तो यहाँ लिसा को फोर्सली किस करने लग जाता है और लिसा तो सारे एम्प्लॉयज़ के सामने उसे थप्पड़ लगा देती है। तो वो कहता है कि तुम जितना मुझे दूर करोगी उतना ही वापस मैं तुम्हें किस करूँगा, चाहे मुझे कितना भी इंसल्ट करती रह जाओ मैं सह लूँगा। तो सारे एम्प्लॉयज सुनकर खुश हो रहे होते हैं और यहाँ से जियन लिसा को उठा के लेकर जाता है। तो वो तो उसे चिल्ला रही होती है कि मुझे उतारो, पर वो नहीं सुनता और उसके घर पर ही जाके उसे उतारता है और फिर तुरंत ही उसके लिए मेडिसिन निकाल कर उसके नेक पर लगाने लगता है। लिसा बहुत हिल रही होती है तो वो कहने लगता है कि ये चोट मेरी वजह से लगी थी, तो इसलिए प्लीज़ मेडिसिन लगाने दे दो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। और फिर वो मेडिसिन लगाने के बाद उसे उठा के यहाँ वॉशरूम में ले आता है और कहता है कि अब शावर लेने की बारी है, लेकिन चोट पर बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो लिसा कहती है कि निकलो ऐसे। तो जियन कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, पर लिसा तो इसे मार मार के बाहर निकाल देती है। फिर जब वो शावर लेकर बाहर आती है तो देखती है कि जियन बेड पर लेट कर उसका इंतजार कर रहा होता है। लिसा उसे देख के दूर हो रही होती है, तभी जल्दी से जियन उसके पास आने को कहता है। तो वो सॉफ्ट टाई को बीच में ले आती है और कहती है कि आखिर मुझे पहले कभी क्यों नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा अजीब हो। जियन उन सॉफ्ट टाई को बीच में से हटा देता है और कहता है कि तुम इन 4 सालों में मुझे भूल कैसे गई, क्या तुमने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोची। तो लिसा चिल्लाती है कि तुम अब एक मैरिड मैन हो ना, तो मुझसे दूर रहो, तुम्हारा ऐसे पास आना बिल्कुल सही नहीं है। जियन कहता है कि तुम पहले मुझे बताओ कि 4 साल पहले हम दोनों इतना अच्छे से डेट कर रहे थे, हमारी शादी भी होने वाली थी, पर तुमने मुझे डंप क्यों कर दी, इस बारे में तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो। तो वो कहती है कि तुम्हें सब पता है, तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो। तो जियन कहता है कि क्या पैसों की वजह से तुमने बस 1 मिलियन के लिए मुझे छोड़ दी, तुम्हारी नज़रों में बस मेरी इतनी कीमत है। तो वो कहती है कि मेरी नज़रों में तो तुम्हारी 1 पैनी की भी कीमत नहीं है। फिर जियन यहाँ लिसा को बेड पर लेटाता है और उसे किस करने जा रहा होता है, पर लिसा अपना फेस घुमा लेती है तो वो बस उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि ठीक है अब सो जाओ। फिर लिसा तो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिसा की नींद खुलती है तो जियन यहाँ पर होता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे लिसा कंपनी में बैठकर जब अपनी सारी कलीग्स लोग से जियन के बारे में बात कर रही होती है कि उसने कैसे उसे चीट करते हुए पकड़ी थी, तभी उसने डंप करी थी। तभी जियन ही सुन लेता है और लिसा को फिर अपने साथ तुरंत ही लेकर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर मैंने कब चीट किया, तुम ये सब क्या मेरे बारे में झूठी रूमर फैला रही हो। तो लिसा कहती है कि मैंने कोई झूठी रूमर नहीं फैलाई हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी कि तुम उस लड़की के साथ कैसे वेडिंग ड्रेस चूज़ करने के लिए गए थे। तो वो कहता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियरली बोलो। तो फिर लिसा उससे कुछ नहीं बताती है। इसके बाद दोनों साथ में घर आ जाते हैं और जियन लिसा के घर तक पहुंच जाता है और कहता है कि मेरा कपड़ा छूट गया। तो लिसा उसे ला कर देती है और कहती है कि अब निकलो यहाँ से। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, गुड बाय नेबर, ऐसा बोल के वो चला जाता है। तो लिसा सोचती है कि मुझे नेबर क्यों कह रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिसा की नींद खुलती है तो जियन उसे उसकी मॉम का फ़ोन पकड़ाता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम है, बात कर लो। तो लिसा जियन को देखकर शॉक होती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो कहने लगता है कि गुस्सा मत हो, पहले अपनी मॉम से बात कर लो। तो फिर लिसा अपनी मॉम से बात करती है। उसकी मॉम उसे कोई ब्लाइंड डेट इंट्रोड्यूस करवा रही होती है और कल मिलने जाने के लिए बोलती है। तो लिसा कहती है कि मॉम ठीक है, और फिर वो जैसी कॉल रखती है तो यहाँ जियन को चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तभी जियन तो उसके क्लोज आने लगता है और वो फिर से लिसा से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम वो सब क्या कह रही थी कि मैं किसी लड़की के साथ वेडिंग ड्रेस शॉपिंग के लिए गया था, ये सब कब हुआ, तुम ये सब क्या बोल रही हो। तो लिसा कहती है कि जाने दो, मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी, और वो उससे दूर हो जाती है। और फिर वो तैयार होकर अपनी ब्लाइंड डेट के लिए निकल रही होती है। तो जियन उसे रोकने लगता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर मत जाओ, पर लिसा उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए जल्दी से लिफ्ट को बंद कर लेती है। जियन सोचता है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मेरे पास भी तो खुद की कार है। फिर हम देखते हैं कि लिसा जब उस लड़के से मिलने कैफे में पहुंचती है तो जियन भी अपने डॉग को लेकर पहुंच जाता है और वो अपने डॉग को लिसा के पास भेज देता है। तो लिसा का ब्लाइंड डेट पूछता है कि क्या ये डॉग तुम्हारा है। तो लिसा कहती है कि ये मेरे बॉस का है। फिर लिसा ये भी देख लेती है कि जियन पीछे बैठा हुआ है और उसका ब्लाइंड डेट भी देख लेता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा बॉस यहीं पर ही आया हुआ है, तो लगता है वो बॉस से तुम्हारा ज़्यादा कुछ है। तो लिसा कहती है कि अब हमारी डेट हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और कॉफ़ी का पैसा मैं पे कर दूंगी, ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। और फिर जैसी वो यहाँ जियन के पास आती है और उसे कहती है
कि ये लो, आप अपना डॉग पकड़ो और मुझे भी घर छोड़ दो। तो वो उसे कार की चाबी पकड़ाता है और कहता है कि घर तुम खुद चली जाना, मैं अपने डॉग को लेकर जाऊंगा। और वो उसे जोर से गुड बाय वाइफ कहकर जाता है। तो लिसा को ब्लाइंडेड भी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जियन अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी वो कॉल पर अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो कोई इनोसेंट लड़की नहीं है। तुम्हारे भाई से शादी करने से पहले भी वो हॉस्पिटल में अपना अबॉर्शन करा चुकी है। तो इस सुनने के बाद जियन कहता है कि सच में, मैं तो पहले ही जान गया था कि वो कोई अच्छी लड़की नहीं है और तभी तो मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि तुझे कैसी लड़की पसंद है। तभी इतने में लिसा उसके ऑफिस में आती है। तो जियन उसे देखकर कहता है कि मुझे जो पसंद है वो बहुत ही क्यूट है। फिर वो कॉल करता है और यहाँ लिसा उसे कोई पार्टी में जाने का इनविटेशन कार्ड दे रही होती है। तो जियन उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता है और कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। लिसा नहीं मान रही होती है। तो वो कहता है कि तुम फिर से कहीं ब्लाइंडेड पर तो नहीं जाने वाली हो। देखो, अगर तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी ना तो मैं तुम्हें 3 टाइम्स ज़्यादा सैलरी दूंगा। तो लिसा फिर तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि ठीक है बॉस, मैं चलूंगी। फिर दोनों जब साथ में पार्टी में पहुंचते तो जियन तो लिसा का हाथ ही नहीं छोड़ रहा होता है। तो वो चिल्लाती है कि हाथ छोड़ो। तभी इतने में जियन के सामने उसका भाई उसकी सिस्टर इन लॉ को लेकर पहुंच जाता है। तो जियन तो दोनों से बहुत ही गुस्सा होता है, उन लोग से कोई बात नहीं करता और लिसा को लेकर आगे आता है। तो लिसा को अब जाके पता लगता है और वो जियन से पूछती है कि वो शाओ तुम्हारी ब्रदर की वाइफ है। मुझे लग रहा था कि वो तो उल्टा तुम्हारी फियांसी है। और वो जियन से पूछती है कि वो शाओ तुम्हारी ब्रदर की वाइफ है। मुझे लग रहा था कि वो तो उल्टा तुम्हारी फियांसी है। ये सुनकर जियन शॉक होता है और कहता है कि तुमने आखिर ऐसा सोची भी कैसे, वो तो बस मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो लिसा कहती है कि फिर तुम उसके साथ वेडिंग ड्रेस चूज़ करने शॉप में क्यों गए थे। जियन कहता है कि अच्छा, तो मैं किसी लड़की के साथ वेडिंग ड्रेस चूज़ करने गया तो तुम ये समझ लोगी कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ। और पहली बात तो ये कि उस जैसी लड़की को तो मैं कभी पसंद भी नहीं कर सकता हूँ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने बस इतने से बेकार रीज़न की वजह से मुझे 4 साल पहले से ब्रेकअप करके रखी थी। फिर वो कहता है कि बताओ, अब तो तुम्हें सच पता लग गया ना, तो अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। तो लिसा मन में सोचती है कि चाहे ये रीज़न ना भी हो तो भी उसकी मॉम की वजह से तो मेरे डैड इनडायरेक्टली मर के, तो मैं कभी भी इसके साथ नहीं हो सकती हूँ। फिर वो मना कर देती है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, वैसे भी अब 4 साल बीत गए, हमें अलग हो जाना चाहिए। तो जियन कहने लगता है कि 4 साल क्या, मैं तो पूरी ज़िंदगी भर वेट कर सकता हूँ और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। पर लिसा नहीं मान रही होती है और फिर वो अकेले अपना साइड में आ जाती है। तो उसके पास शाओ आकर उससे बात करने लगती है और कहती है कि तुम फिर यहाँ जियन के आसपास घूम रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता है। फिर वो उसे 5 मिलियन का चेक पकड़ाने लगती है और कहती है कि अब तो जियन से दूर हो जाओ, ये पैसे ले लो। और वो उसकी बेइज्जती कर रही होती है। तो लिसा को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उसे थप्पड़ लगाती है। तो फिर शाओ भी गुस्से में इसके ऊपर बॉटल फोड़ने वाली होती है, पर तभी जल्दी से जियन सामने आ जाता है और फिर वो इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ को मारने जा रही थी। और फिर वो भी उससे बॉटल मारने जाता है। तो लिसा उसे रोक देती है। इतने में यहाँ पर जियन का भाई भी आ जाता है और वो अपनी वाइफ की साइड लेते हुए लिसा और जियन दोनों को चिल्ला रहा होता है। तो लिसा बताती है कि तुम्हारी वाइफ कोई अच्छी नहीं है, ये मुझे किसी और मैन से दूर होने के लिए पैसे दे रही थी, तो ही जान लो कि कैसी है। तो शाओ कहने लगती है कि हस्बैंड की जो भी कह रही है वो सच नहीं है। तो फिर जियन का भाई तो उसी की बात पर बिलीव करता है। तो जियन गुस्से में कहता है कि सच में तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, एक ग्रीन टी है और एक तो प्यार में पागल इंसान है। और ऐसा बोलकर जियन यहाँ से लिसा को लेकर चला जाता है और फिर दोनों साथ में घर आ जाते हैं। लिसा अब जियन को थैंक यू बोल रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं थैंक यू बोलना चाहिए और वो उसे किस करने के लिए आ गया था। तो लिसा नहीं करती है और कहती है कि तुम्हें चोट लगी है ना, लो मेडिसिन लगा देती हूँ। फिर वो मेडिसिन वगैरह भी लगा देती है और फिर दोनों के बीच में यहाँ सब कुछ सॉल्व हो जाता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती जियन को पता लगता है अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में और भी न्यूज़। तो फिर वो सब लीक करने के लिए बोल देता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियन यहाँ लिसा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे ब्रेकफास्ट खिला रहा होता है, तभी उसे उसके भाई की कॉल आ रही होती है, पर वो नहीं उठाता। तो फिर जियन का भाई तो बाद में यहाँ उसे फाइट करने पहुंच जाता है कि तुमने सभी पब्लिक के सामने मेरी वाइफ की बेइज्जती कर दी हो। तो जियन कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने जो किया है मैं उसका बदला दे रहा हूँ और वो यहाँ लिसा की साइड लेने लगता है। तो फिर उसका भाई उसे पंच मारने जाता है तो जियन भी फिर उसे मारता है। तो फिर शाओ यहाँ पुलिस को बुला लेती है और इन सभी को फिर पुलिस लेके जाती है। जब जियन यहाँ पुलिस स्टेशन बैठा होता है तभी उसकी मॉम पहुंच जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर अपने बड़े भाई को कैसे मार सकते हो। तो जियन यहाँ पर लिसा की साइड लेते हुए अपनी मॉम को भी चिल्ला देता है। तो फिर उसकी मॉम असलियत बता देती है कि वो असल में उनका बेटा है ही नहीं और उसका जो बड़ा बेटा है वही असल में उनका बेटा है। जियन को तो ये जानने के बाद शौक लगता है कि उसकी मॉम है ही नहीं। फिर इतने में लिसा भी यहाँ पर आ जाती है और वो जियन से कहती है कि जाने दो, इनसे कोई बहस करके मतलब नहीं है। फिर जियन और लिसा के बीच में और चीज़ें क्लियर हो जाती है क्योंकि अब जियन की जो मॉम है वो असल में
उसकी मॉम है ही नहीं, तो लिसा को अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पर जियन लिसा की हेल्प करता है अपनी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वो दोनों मिलके कंपनी में कोई फ्रॉड कर रहे होते हैं। जियन उन लोग को सबक सिखाता है और वो अपने कंपनी से शेयर्स भी ले लेता है जो कि डैड ने उसके नाम पर कर किए थे। फिर जियन के बिना कंपनी का लॉस होने लगता है, तो उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर को उससे माफ़ी मांगने के लिए आना ही पड़ता है। और फिर फाइनली जियन के भाई के सामने भी उसकी वाइफ की पोल खुल जाती है कि वो तो कैसे उसे चीट कर रही है, और फिर वो उसे डिवोर्स देने के लिए बोल देता है। दूसरी ओर जियन और लिसा यहाँ साथ में होते हैं। तभी सुबह होते ही लिसा को उसकी मॉम की कॉल आती है, वो उसे मिलने के लिए बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई है। तो लिसा जल्दी से जियन को उठाती है और उसे अपने घर से बाहर निकालती है कि अगर मेरी मॉम देख लेगी तो सही नहीं होगा। फिर जैसे ही घर के बाहर लिसा की मॉम पहुंचती है तो जियन भी यहाँ पर पहुंच जाता है, और मॉम उसे देखते के साथ ही पहचान लेती है कि ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, कॉलेज टाइम वाला, जिसके बारे में तुम कह रही थी कि मर गया। तो लिसा जल्दी से उन्हें चुप कराती है और बताती है कि असल में उनका मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब वो वापस उसकी लाइफ में आ गया। तो मॉम तो खुश होती है कि ये तो कितना हैंडसम है, मेरी बेटी ने कितनी अच्छी चॉइस करी है। फिर वो तो इन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ही अप्रूव कर रही होती है, और यहाँ पर जियन इन लोग के लिए खाना भी बनाता है। फिर रात में लिसा की मॉम जब सो जाती है तो लिसा रूम में से उठकर बाहर आती है, क्योंकि जियन ने उसे मैसेज करके बुलाया होता है। यहाँ पर वो चुपके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, और फिर वो यहाँ उसे किस करने लगता है। तभी इतने में मॉम इन दोनों को देख लेती है और कहती है कि तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, और वो चली जाती है। तो जियन कहता है कि अब तो मॉम ने भी कह दिए तो हमें कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।